अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। वेलकम। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। तो इसलिए वहां पर अब जो 15 जो है वो आपके साथियों प्योर पेडागोजी होंगे। चलिए, किस तरीका में सेहत तलफ्फुज पर कम जोर दिया जाता, बात समझिएगा। सेहत तलफ्फुज का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण यानी अदायगी। वीडियो को एक बार लाइक कर देना चाहिए आप लोगों को, है ना, ये कहने वाली बात नहीं है। किस तरीका में सेहत तलफ्फुज यानी कि प्रोनाउंसिएशन पर कम जोर दिया जाता है, मतलब उसमें प्रोनाउंसिएशन पर जोर नहीं दिया जाता। तर्जमा का तरीका। तर्जमा का तरीका का मतलब हुआ साथियों अनुवाद। अनुवाद विधि में, अनुवाद विधि है ना। और रास्त का तरीका साथियों, जी रास्त का तरीका इसको बोलते हैं साथियों डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? मान लीजिए कि आप कहीं पर जाते हैं जहां पर मुजबानी आपको सिखाया जाता है साथियों, वहां पर क्या होता है? रास्त का तरीका। क्या होता है? रास्त का तरीका होता है। और उसके बाद आपका है किरात का तरीका, और उसके बाद साथियों आपका है सुनने और बोलने का तरीका। ध्यान दीजिएगा किस तरीका में कहा गया है कि साथियों तलफ्फुज पर कम जोर दिया जाता है। बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। अब ये पेडागोजी है, ध्यान दीजिएगा साथियों। एक बात बताइए, तलफ्फुज कहां कहां होगा? तलफ्फुज कहां कहां होगा? रास्त का तरीका डायरेक्ट मेथड, तो इसमें तो बोला जाएगा भाई, बोलना होगा, तो इसमें तो तलफ्फुज होगा। किरात का तरीका मतलब जिसको जोर से हम लोग बोलते हैं, इसमें भी तलफ्फुज पाया जाएगा। लेकिन देखिए तर्जमा और सुनने और बोलने का तरीका, जी 16 नंबर क्वेश्चन का साथियों ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें आप ये पाते हैं कि सुनना और बोलना, तो बोलने पर बड़ी तलफ्फुज पर जोर दिया जाएगा। लेकिन अनुवाद विधि, अनुवाद विधि का मतलब होता है ट्रांसलेट करना, इसमें साथियों सेहत तलफ्फुज पर कम जोर दिया जाता। मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि बताइए हदफे जबान का मतलब क्या होता। अब मान लीजिए कि आपने पढ़ा साथियों और हदफे जबान आ गया, अब आप चकरा के गिर रहे हो कि भाई हदफे जबान का मतलब क्या हुआ, तो हमने डायरेक्ट बोल दिया हदफे जबान का मतलब मेयारी जबान। तो इसमें साथियों सेहत तलफ्फुज पर कम जोर दिया जाएगा, क्योंकि इसका हम ट्रांसलेट कर रहे हैं ना, तो ट्रांसलेट पर अपनी भाषा पर बोलना है ना, तो इसमें सेहत तलफ्फुज पर कम यानी अदायगी पर कम जोर दिया जाएगा। तो इसीलिए तर्जमा का तरीका इस पर कम जोर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कवायद का बुनियादी मकसद है, बुनियादी मकसद यानी असल मकसद क्या है? तख्लीक करना, रवानी पैदा करना, दुरुस्त लिखना पढ़ना सीखना, जखीरा अल्फाज में इजाफा। एक बात बताइए, कवायद का मतलब होता है व्याकरण। कभी अपने आप से सोचे हैं कि अरे भाई अगर व्याकरण नहीं होता, हम इतने बड़े हो गए हैं, 30 साल 35 साल मेरा उम्र हो गया है, नहीं 40 साल 50 साल, है ना, हमारे बाप माँ इसकी उम्र है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते? अपने से बोलेंगे कवायद की क्या जरूरत है, कवायद से क्या फायदा होता है? देखिए सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कवायद जबान को बिगड़ने से बचाती है, कवायद जबान को संतुलित करती है। कवायद एक ऐसा तराजू है, व्याकरण एक ऐसा तराजू है जिस पर साथियों जो कोई गलत बोलेगा उस पर उसको तौला जाएगा, गलत है तो गलत है। अगर कवायद नहीं होती तो दुनिया की सारी जबानें बिगड़ जाती, वो अपने असल रूप में नहीं रहती। जिस तरह की बोली देखते हैं साथियों बदल जाती है हर 20 किलोमीटर पे। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल रहा होगा कि कवायद का बुनियादी मकसद क्या है। सबसे पहले देखिए, कवायद से कभी भी जखीरा अल्फाज नहीं आएगा, ये तो साथियों 100% आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब एक बात ये समझिए, रवानी पैदा करने का मतलब होता है रफ्तार पढ़ना, यह भी साथियों कवायद से आपको नहीं आएगा। रवानी कब आएगा? जितना का जितना साथियों आप इस्तेमाल करेंगे तब रवानी आएगा। रवानी आएगा किस में आएगा? प्रयोग में आएगा, न कि कवायद से आएगा। यह भी नहीं। तख्लीक करना, कवायद का बुनियादी मकसद यह नहीं होता है कि तख्लीक करना। तख्लीक करने का मतलब होता है साथियों क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है साथियों नए नए जो रचनात्मक होते हैं, ये कवायद का मकसद नहीं होता है। जब कवायद का काम क्या है? कवायद का काम है साथियों कि जबान को बिगड़ने से बचाना। कवायद का जब ये काम है तो जबान किसको बोलते हैं भाई? लिखने को बोलते हैं, पढ़ने को बोलते हैं, सीखने को बोलते हैं। तो दुरुस्त लिखना पढ़ना सीखना, तो कवायद का बुनियादी मकसद यही है कि आपको लिखना भी आ जाए, पढ़ना भी आ जाए, सीखना भी आ जाए। मान लीजिए कि साथियों आपने देखा होगा ना, कोई आदमी मास्टर बन गया, वो बोल रहा है क्या? ए जे जे
वो बोल रहा है क्या, जाहिलो, जाहिलो, जाहिल, जाहिल बोल रहा है, जाहिल, जाहिल बोल रहा है। तो कवायद कहेगा अरे तुम खुद जाहिल हो, तुम खुद जाहिल हो, इसलिए कि जाहिल जे से नहीं होगा बल्कि जाहिल जीम से होगा। तो ये साथियों कौन बताया, कवायद बताया। तो कवायद का बुनियादी मकसद है कि आपको लिखना आ जाए। अब इसका पढ़ना, कोई भाई इसको तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जाहिल लिखा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ रहा वो जाहिल, मुंह को गोल करके स्वाद निकाल के, तो गलत लिखना पढ़ना भी आ गया और सीखना भी। तो कवायद का बुनियादी मकसद है लिखना, पढ़ना और सीखना। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। और देखिए प्रैक्टिस जितना करेंगे इंशाल्लाह उतना बेहतर आपका होता चला जाएगा। अभी घबराइए नहीं, अभी अभी आपके पास टाइम है। चलिए, हर्फ को लफ्ज, जुमला और फिर इबारत की सूरत बनाया जाता है, समझिएगा। हर्फ को पहले लफ्ज बना दिया गया, फिर जुमला बनाया गया, फिर इबारत की सूरत बनाया जाता है। किसमें, तहलीली तरीका में, तरकीबी तरीका में, अबजदी तरीका में और तर्जमा का तरीका। तहलील का मतलब क्या होता है भाई, तहलील का मतलब होता है खंड करना। और अबजदी तरीका जो है ना, अबजदी तरीका साथियों, ये अलिफ से लेकर या तक जितने हरूफ तहज्जी है उसको बोला जाता है अबजदी तरीका, यानी जिसके अंदर अलिफ बा सिखाया जाता है। तरकीबी तरीका, तरकीब का मतलब अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले, एक होता है विश्लेषण और दूसरा होता है संश्लेषण। संश्लेषण यानी तरकीब यानी जोड़ना, तर्जमा का तरीका यानी अनुवाद विधि। तो देखिए सबसे पहले ये बात तो क्लियर है कि हर्फ को लफ्ज बनाना, बात समझिए, हर्फ किस कौन कौन है, जैसे अलिफ है, जैसे बा है, जैसे ता है, जैसे सा है, ये क्या है, हर्फ है। अब इसको हमने जोड़ दिया साथियों, बे जोड़ अलिफ निकाल के बे बा, और हम ते लगा दिए इसके साथ, तो बात हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लफ्ज हो गया। तो अब हमने क्या किया, हर्फ को लफ्ज बना दिया, जैसे कि ये हर्फ था इसको हमने लफ्ज बना दिया, और फिर इसको हमने जुमला बना दिया कि साथियों क्या बना दिया, हमने लगा दिया कि तुम्हारी बात अच्छी है, क्या लगा दिया, तुम्हारी बात अच्छी है। अब ये जुमला बन गया हमारा। अब जुमला बनाने के बाद इसको हम इबारत में लगा दिए कि मैं कल गया था और कल मैं आपसे बात हुई थी, है ना, इस तरह करके हमने जुमला बना दिया। तो एक बात ये समझिए, सबसे पहले ये समझिए कि हर्फ है यानी ये नीचे है, फिर इससे थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो साथियों हो गया लफ्ज, और फिर इससे पहले चढ़े तो जुमला, और फिर उसके बाद साथियों इबारत, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये कौन सा साथियों सूरत बनाया जाता है, 18 नंबर क्वेश्चन का। अब तक मैं देख रहा हूं कि साथियों ध्यान दीजिएगा, ये अबजदी तरीका तो होगा नहीं, इसलिए कि अबजदी हुरूफ तहज्जी होता है, ये वाला भी गलत हो जाएगा, और तर्जमा होगा नहीं। अब साथियों तरकीबी तरीका, ध्यान दीजिएगा, एक होता है साथियों विश्लेषण, एक क्या होता है, विश्लेषण, क्या होता है, विश्लेषण, विश्लेषण, और एक होता है साथियों संश्लेषण, क्या होता है, एक होता है संश्लेषण। तो ये जो है ना, सबको हमने क्या किया, जोड़ा, इकट्ठा किया, तो ये हो जाता है हमारा तरकीबी तरीका, यानी कि साथियों जोड़ना, इकट्ठा करना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, 7 बजे क्लास है आपका। वो तरीका जिसमें 2 से ज्यादा उस्ताद पढ़ाते हैं कहलाते हैं, यानी वो तरीका साथियों। अब ये जो है ना बहुत लंबा चौड़ा एक अलग इसके पूरे देखिएगा, ये सीडीपी का क्वेश्चन है, माइक्रो टीचिंग, टीम टीचिंग, पीरियड टीचिंग और मजाहराती तरीका। देखिए जिसमें 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा क्लासरूम में, अभी भी आपको देखने को मिलेगा प्राइवेट स्कूल सब में साथियों, ये 3 उस्ताद होते हैं। एक उस्ताद उधर कॉपी चेक करते हैं, होमवर्क, एक उस्ताद पढ़ाते हैं, और एक उस्ताद बीच में बच्चे को क्या करते हैं, माहौल बनाते हैं। 3 उस्ताद होते हैं। तो याद रखिए साथियों, जब 2 उस्ताद हो, 3 उस्ताद हो, तो उसको बोला जाता है साथियों टीम टीचिंग को। अब क्या बोला जाता है, टीम टीचिंग। अब ये माइक्रो टीचिंग क्या होता है, माइक्रो टीचिंग के साथियों कई सोपान है, इसके कई सीढ़ियां हैं, ये अलग से एक पूरा समझिए कि 30 से 40 मिनट इस पर ही है। ये साथियों टीचरों के लिए होता है, जिसको कि पहले जैसे अभी आप ट्रेंड किया जाता है, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो है ना उस्ताद जिसमें 2 हो या 2 से ज्यादा हो, उसको बोला जाता है साथियों टीम टीचिंग, ठीक है ना। चलिए, तमाम जबानें एक दूसरे से मुख्तलिफ होने के बावजूद, मान लीजिए कि साथियों आपने देखा होगा हिंदी जबान ये अलग है, मुख्तलिफ है, उर्दू जबान ये मुख्तलिफ है, इसी तरह साथियों अंग्रेजी जबान ये मुख्तलिफ है, इसी तरह आपने देखा होगा संस्कृत जबान, ये सब आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ है, एक मरकज से जुड़ी हुई हैं, एक जैसी शक्लें रखती हैं, एक जैसा मफहूम अदा करती हैं, एक जैसी आवाजें रखती है। क्वेश्चन जो है ना,
अगर आप इससे पहले नहीं बनाए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी हल नहीं करिएगा। चलिए बताइए क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन का साथियों बहुत ही शानदार, हमें लगता है कि एक लाइक आपको कर देना चाहिए। अब जी, तमाम जबानें एक दूसरे से साथियों मुख्तलिफ होने के बावजूद, जैसे देखिए हिंदी साथियों आप लिखते हैं तो क ऐसे लिखते हैं, अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं तो ए ऐसे लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं तो अलिफ ऐसे लिखते हैं, तो हर जबान अलग अलग है ना। तो मुख्तलिफ होने के बाद इसमें कौन सी चीज एक कॉमन है, कौन सी चीज साथियों इसमें क्या है जी, मुश्तरक है, यानी कौन सी चीज इसके अंदर उभयनिष्ठ है। अगर ये बोले कि एक जैसी शक्लें रखती है तो क का शक्ल ऐसा है, अलिफ ए का शक्ल ऐसा, अलिफ का ऐसा, तो ये तो गलत हो गया। एक जैसी आवाजें रखती है, क इसको बोल दे, अलिफ बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सबका अलग अलग है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि एक मरकज से जुड़ी हुई है, एक मरकज से जुड़ने का मतलब हुआ कि सबका खानदान एक है, तो फिर गलत हो जाएगा। हम मान लीजिए कि हिंदुस्तान की जितनी सारी जबानें हैं वो हिंद आर्याई से निकली है, लेकिन साथियों अगर हम और सारी दूसरी जबान लिखेंगे तो उसकी खानदान अलग है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दुनिया की जितनी भी जबानें हैं वो एक जैसा मफहूम अदा करती है। यानी अगर हम बोले पानी लाइए, अगर हम बोले साथियों आपको जे दरव लाइए, या जो भी इंग्लिश में बोलिए, हिंदी में बोलिए, सबका मफहूम एक ही होगा ना। वाटर बोले, पानी बोले, है ना, सबका मफहूम एक ही होगा। तो एक जैसा मफहूम अदा करती है जी। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन है, ये आपको तो बता ही दीजिएगा, तदरीस क्या है। तदरीस यानी टीचिंग, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं साथियों शिक्षण, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र। यानी शिक्षण क्या है, तलबा को मालूमात बहम पहुंचाना और तलबा को मशवरा देना, तलबा को मुस्तकबिल की जिंदगी से डराना। अरे भाई डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ये सब निगेटिव वर्ड होता है, ये आपका नहीं होगा। तजर्बाकार अराकीन का तलबा को जिंदगी से मुताबिकत पैदा करने के लिए रहनुमाई करना। अब आप बता सकते हैं, हिंदी वाला क्लास जो लोग किया होगा तो बता ही देगा खटाखट जी। ध्यान दीजिएगा साथियों, सर आपकी क्लास अब रोज 7 बजे होती है, क्या करें। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, मैंने आपको बताया था कि शिक्षण या फिर हम बोले तदरीस, इसका माना क्या होता है। तदरीस का मतलब यह होता है कि एक बच्चे को हम कैसे सिखाएं, यानी उस्ताद को कैसे पढ़ाना चाहिए, और दूसरा इसका मतलब होता है कि एक बच्चा कैसे सीखता है। अगर यही दोनों चीज साथियों तदरीस का मतलब होता है। अगर हम ये कहें कि तलबा को मालूमात बहम पहुंचाना, तो ये तो केवल उस्ताद का काम हो गया, ये कट जाएगा हमारा। तलबा को मशवरा देना, अरे मशवरा से नहीं होगा, मशवरा तो फ्री में मिलते रहता है। तलबा को मुस्तकबिल की जिंदगी से डराना, डराना, मारना, पीटना, ये सब निगेटिव वर्ड है, ये भी आपका नहीं होगा। तजर्बाकार अराकीन का, तजर्बाकार अराकीन का मतलब यह हुआ कि साथियों प्रशिक्षित टीचर का तलबा को जिंदगी से मुताबिकत पैदा करने के लिए रहनुमाई करना, यही है साथियों तदरीस। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना जरूरी है। आपने सुना होगा कि पढ़ाई का एक अहम हिस्सा है साथियों कहानी सुनाना, इसलिए कि कहानी के जरिया भी उतार चढ़ाव, लफ्जों का साथियों सियाक के मुताबिक माना निकालना, लफ्जों को साथियों जानना, उसके उच्चारण, कहानी, मुहावरा, जरबुल मसल, ये सारी चीजें आती है। इसलिए कहा गया कि कहानी के जहां बहुत सारे साथियों पार्ट है, उन पार्टों में से एक अहम पार्ट ये भी है कि कहानी सुनाना। तो कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना जरूरी है। कहानी का हीरो कोई मशहूर शख्सियत हो, यानी हम उसी की कहानी सुनाएंगे जो बहुत फेमस हो। तो भाई बताइए, जब फेमस लोगों की कहानी सुनाई जाएगी तो जो कम उसके, तो ये तो गलत ही है ना। कहानी किताब से पढ़कर सुनाई जाए। एक बात बताइए, कोई चीज आपको किताब से पढ़कर सुनाई जाए या कोई चीज आपको ऐसे बताया जाए, दोनों में फर्क है कि नहीं। तो कहानी अगर किताब से पढ़कर बताई जाएगी तो आप खुद उफ जाइएगा, तो ये तो हमारे साथियों बिल्कुल लग रहा है कि नेगेटिव है। अल्फाज आसान, जुमले छोटे और जबान शगुफ्ता होनी चाहिए। ये शगुफ्ता कोई लड़की का नाम नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कहानी सुनाते वक्त किस बात का ख्याल रखना चाहिए। साथियों ध्यान दीजिए, हम ये बोल रहे हैं कि कहानी सुनाते वक्त जो अल्फाज हम बोल रहे हैं वो आसान होनी चाहिए, बिल्कुल सही लग रहा है कि अल्फाज ऐसे हों जो समझ जाएं, जुमले छोटे हों, बिल्कुल छोटा छोटा जुमला बच्चा जल्दी समझेगा, और जबान शगुफ्ता होनी चाहिए, यानी उसके अंदर मिठास होनी चाहिए, ये पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन आगे चलिए,
मवाद का मियार ऊंचा हो, यानी जो कहानी सुनाया जा रहा है उसके अल्फाज खूब हार्ड होने चाहिए ताकि बच्चों को सोचने का मौका मिले। एक बात बताइए, कहानी में आप सोचवाइएगा क्या चीज, जब आप अल्फाज खूब हार्ड हार्ड लेंगे तो बच्चे अल्फाज के फेरे में ही पड़ जाएंगे कि इसका माना क्या होगा, और वो माना ही नहीं समझ पाएगा तो कहानी का मतलब ही नहीं समझ पाएगा। तो किसी बात को कहने का मतलब है कि आप अपने मतलब को समझा पाए दूसरे को। तो जब आप मवाद को, मेयार को ऊंचा कर देंगे तो वो बच्चे के समझ से बाहर चला जाएगा। तो ये वाला आपका निगेटिव है। और ये है कि अल्फाज आसान, जुमले छोटे और जबान शगुफ्ता होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही है आपका। चूंकि साथियों कहानी हमको किसी बड़े विद्वानों को थोड़ी सुनाना है, कहानी सुनाना है बच्चे को, तो बच्चे के लिए मेयार ऊंचा नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले ही बताया ना आपको कि जी, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी। ये क्वेश्चन हो सकता है कि अभी एनईपी 2020 जब आया है तो उसके बाद इसमें कुछ बदलाव हुआ हो, लेकिन चूंकि क्वेश्चन साथियों पूछा गया उस एतबार से तो इसमें आप देख लीजिए। चलिए 23 नंबर में, बच्चों को दिए गए मुफ्त और लाजमी तालीम के हक के तहत। मुफ्त और लाजमी तालीम का मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब होता है RTE एक्ट 2009। चलिए, मुफ्त और लाजमी तालीम के हक के तहत पहली से पांचवी जमात के मुदर्रिसीन के लिए क्या बात कही जा रही है? पहली से पांचवी जमात यानी जो प्राइमरी के टीचर बनेंगे उनके लिए एक तालीमी साल में तालीम के काम के लिए कितने दिन तय किए गए हैं। यानी साथियों RTE एक्ट 2009 यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बताया गया है कि जो लोग 1 to 5 में होंगे उनको पूरे साथियों 365 दिनों में कितना दिन काम करना होगा? 200 दिन, 180 दिन, 190 दिन और 210 दिन। चलिए बताइए क्या होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 23 है साथियों, याद रखिएगा जी। 1 to 5 वालों के लिए यानी प्राइमरी, यही ने कहा जा रहा है कि 1 से 5वीं जमात के लिए साथियों 210 दिन। कितना दिन है? 210 दिन। 365 में से 210 दिन, है ना, याद रखिएगा। बाकी मैंने आपको तो कल बताया था शायद कि साथियों अगर आपको ये पूछ ले राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये साथियों क्या संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ था उसमें, और साथियों संविधान के अनुच्छेद 21A में इसका साथियों प्रावधान है। और इसमें क्या कहा गया है? तो ये साथियों लागू किया गया था 1 अप्रैल, इसी को बोलते हैं यकुम अप्रैल 2010। कब लागू किया गया था? यकुम अप्रैल 2010। और इसमें क्या बताया गया है कि साथियों 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक को क्या करना है? मुफ्त और लाजमी तालीम देना है। मुफ्त और लाजमी तालीम देना उसका साथियों अधिकार है, उसका हक है। हर 2 किलोमीटर पर क्या होगा? एक स्कूल होगा, है ना। ये चीजें किसमें है साथियों? और उस स्कूल के अंदर ट्यूशन फी और स्कूल पहुंचने का खर्चा, ये सारी चीजें, इसी के तहत ड्रेस वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। चलिए उसके बाद साथियों आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आला बुनियादी। आला बुनियादी का मतलब अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी किसको बोलेंगे साथियों? 6 to 8। लेकिन चूंकि एक बात आप ये जान लीजिएगा कि साथियों चूंकि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक को क्या है? मुफ्त और लाजमी तालीम है। तो अब 1 to 5 की बात छोड़ दीजिए, कहा गया कि आला बुनियादी यानी अपर प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस तलबा का तनासुब क्या होगा? तनासुब का मतलब होता है साथियों रेशियो। रेशियो का मतलब क्या हो गया? आप समझ गए कि मतलब कितने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। 25 अनुपात, इसको बोलते हैं अनुपात भी बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं अनुपात। आप लोग हिंदी तो समझते ही हैं। चलिए जी 25:1, 40:1, 30:1, 35:1। चलिए बताइए आला प्राइमरी के लिए कितना पर होगा? 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिए साथियों, अगर ये बात किया जाए आपका साथियों प्राइमरी यानी 1 to 5 के लिए, तो इसमें साथियों ये प्रावधान है कि 30:1 यानी कि 30 बच्चों पर साथियों एक टीचर होना चाहिए। यही जब आला प्राइमरी में जाते हैं तो 35 बच्चों पर एक टीचर, 35:1। ये ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी को तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा का क्या रोल होगा? टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा का क्या रोल होगा? मालूमात फराहम करना, नई किताबें लिखना, तालिबे इल्मों की रहनुमाई करना, पढ़ाने में इंटरनेट का इस्तेमाल करना। टेक्नोलॉजी का मतलब जानते हैं। टेक्नोलॉजी का साथियों एक उदाहरण यह भी है कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं,
पहले लोग साथियों ट्यूशन में जाते थे, कितना पैसा खर्च करते थे, लेकिन जब टेक्नोलॉजी साथियों डेवलप किया तो आप अपने घर बैठे ही अच्छे अच्छे लेक्चर आप मिल रहा है, अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा क्या करेंगे, इसके साथ वो सिर्फ और सिर्फ रहनुमाई करेंगे, बाकी बच्चे खुद सीख लेंगे। तालिबे इल्मों की रहनुमाई करना, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 26 नंबर में, कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद है। यानी साथियों तालीम का जायजा लेना, इब्तदाई तालीम का यूनिवर्सलाइज करना, है ना, तालीम को पेशावर बनाना, सबको तालीम का यकसा मौक़े फराहम करना। कौमी तालीमी पॉलिसी यानी साथियों नेशनल एजुकेशन एक्ट, जिसको के बोला गया है साथियों NEP, है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा, है ना साथियों जे, राष्ट्रीय शिक्षा जे, है ना। तो ये आपका हो गया कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद क्या है। चलिए बताइए कितना, 26 नंबर क्वेश्चन का। तो हम सभी को पता है कौमी तालीमी पॉलिसी यानी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, साथियों सबको तालीम का यकसा मौक़े फराहम करना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्लास के पहले दिन आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि क्लास के पहले दिन यानी एज अ टीचर जब आप पहले दिन जाइएगा क्लास में तो आप क्या करेंगे बच्चों के साथ, तालिबे इल्मों का तारुफ करना और अपनी तारीफ पेश करना। यानी कि बच्चों का हम तारुफ का मतलब होता है कि उसका नाम जानना, उसका पता जानना, और अपनी तारीफ पेश करना, कहना कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, PhD किए हुए हैं, JNU बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में से पढ़े हुए हैं, यानी अपनी तारीफ करना, बच्चों का तारुफ कराना, ये काम कीजिएगा। या निसाब की वजाहत करेंगे, यानी कि साथियों आप सिलेबस को बताएंगे, स्कूल के कवानीन और अपने पढ़ाने का उस्लूब बताना जे, और उसके बाद पहले बाब से पढ़ाना शुरू करना। बताइए जे 27 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। देखिए यहां पर साथियों तारीफ का दो माना हम ले सकते हैं। एक माना तो यह है कि अपने बारे में बड़ाई बयान करना, लेकिन तारीफ का यहां पर वो नहीं है। तारीफ का माना यहां पर ये होगा, नहीं बोलते आपकी तारीफ क्या है, मतलब अपना नाम पता ये बताते हैं ना। तो देखिए आप देखे होंगे ये तारीफ का माना एक ये भी हो सकता है, ठीक है ना, और यही माना इसका पॉजिटिव है, चूंकि बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं। निसाब की वजाहत करना, क्लास के पहले दिन में कोई निसाब उसाब नहीं समझाया जाता है। स्कूल के कवानीन और अपने पढ़ाने का उस्लूब बताना, कवानीन और उस्लूब ये बाद में चलता है, पहले दिन ये नहीं चलता है। पहले बाब से पढ़ाना शुरू कर देना। आपको लगेगा कि पहला ऐसा कोई टीचर है जो क्लास में आया पहला दिन ही और वो पढ़ाना चालू कर दिया हो, जी नहीं। अब ध्यान दीजिएगा पहला दिन क्या होता है, अच्छा टीचर आते हैं और सारे बच्चे से एक एक करके फर्दन फर्दन सबका नाम पूछते हैं और उसके बाद ये बताते हैं, या फिर वो पहले ही अपना नाम बता देते हैं कि मैं फला हूं, मैं फला जगह से हूं, या फिर मैं आपके लिए फला टीचर हूं, मैं ये पढ़ाऊंगा, है ना। हर टीचर अपना परिचय देता है। तो तालिबे इल्मों का तारुफ करना और अपनी तारीफ पेश करना। यहां तारीफ जो है ना अपना बारे में बतलाने का है, यानी अपनी बारे में जानकारी देना। जे तो अबाउट जे अपने बारे में बताना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन है, तालीम के मेयार को किस चीज से बुलंद किया जा सकता। यानी अगर तालीम के मेयार को बढ़ाना है तो कैसे। स्कूल में जिस्मानी सहूलियात फराहम करना, इम्तिहान के निजाम में इस्लाहात करना, अच्छे असातिज़ा की तकर्रुरी, स्कूलों में कंप्यूटर फराहम करना। देखिए अभी आपको दिखा होगा साथियों कि बिहार के अंदर भी, बिहार में BPSC के जब एग्जाम हो रहे थे उससे पहले बहुत हो हंगामा हो रहा था कि बिहार में जाहिल टीचर है, ये टीचर है, वो टीचर है। लेकिन जब BPSC के द्वारा साथियों जो लोग सेलेक्ट होकर गए हैं, आपने देखा होगा कि साथियों एक अलग तरह का उस गांव में एक उमंग है, लोगों को एक उम्मीद है कि लगता है कि अब शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए सरकार यह फैसला लेती कि हम टीचर को बहाल नहीं करेंगे, हम सारे जिस्मानी सहूलियात, खूब अच्छे अच्छे जिम खोल देंगे, क्या इससे हमारा तालीमी मियार बदल सकता है? नहीं बदल सकता। इम्तिहान के निजाम में खूब टाइट कर दिया जाए,
अरे भाई जब पढ़ाई नहीं तो क्या इम्तिहान देगा। स्कूल में कंप्यूटर एक क्या हजारों लगा दे, नहीं होगा। लेकिन जब हमको तालीम का मेयार बढ़ाना होगा तो सबसे पहले साथियों अच्छे असातिज़ा की तकर्रुरी। ये ऐसे ही है कि अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ाना है तो पहले गाड़ी के इंजन को ठीक करना होगा, इंजन ठीक होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसी तरह साथियों अगर मेयार तालीम का बढ़ाना है तो पहले तालीम किसके जरिए दी जा रही है, यानी असातिज़ा की तकर्रुरी, अच्छे असातिज़ा लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी वाला ये पॉजिटिव है ना। हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड साथियों, और इस तरह आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को आप छांट लीजिएगा। असातिज़ा का सबसे अहम काम क्या है? असातिज़ा उस्ताद की जमा, यानी मतलब टीचर का सबसे अहम काम क्या है? क्लास में नज्म ज़ब्त बरकरार रखना, इम्तिहान लेना, घर के काम की तस्हीह करना, तालीम को दिलचस्प बनाना। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि साथियों जहां पर आएगा ग्रेड देना, क्या देना? ग्रेड देना। जहां पर आएगा इम्तिहान लेना, है ना, याद रखिएगा। जहां पर साथियों ये आएगा डांटना, क्या आएगा? डांटना। जहां पर आएगा मारना, जहां पर आएगा पीटना, याद रखिएगा। जहां पर आएगा याद करना, है ना, जहां पर आ जाए ही, जहां पर आ जाए सिर्फ, जहां आ जाए भी, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड है। तो इम्तिहान लेना निगेटिव है, ये कभी भी सही नहीं होगा, कट जाएगा। क्लास में नज्म ज़ब्त बरकरार रखना, ये लग रहा होगा कि एक उस्ताद की साथियों चैलेंज भरा काम ये है कि क्लास के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना। ये बिल्कुल अभी कुछ हद तक सही लग रहा। घर की काम की तस्हीह करना ये नहीं, ये तो कट जाएगा, ठीक है ना, यानी होमवर्क की तस्हीह करना। तालीम को दिलचस्प बनाना। एक बात बताइए, हम क्लास के खूब रूल और रेगुलेशन को फॉलो करें, जैसे आप लोगों को खूब डांटे यहां से और पढ़ाया नहीं, आप मेरी बात मानिएगा? नहीं ना मानेंगे। जाहिर सी बात है कि हम अपने काम से भटक रहे हैं, तो हम अपने काम पर ही फोकस कर देंगे तो दिलचस्प तो क्या बोलते हैं नज्म ज़ब्त तो खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो साथियों अगर हम बोलें कि क्लास में नज्म ज़ब्त को बरकरार रखना सही बात है, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि तालीम को दिलचस्प बनाना। जब तालीम को दिलचस्प बना देंगे तो इसमें सारे बच्चों की भागीदारी हो जाएगी, और जब सारे बच्चों की भागीदारी हो जाएगी तो वो तो नज्म ज़ब्त खुद ही फॉलो हो जाएगा। इसीलिए साथियों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा उस्ताद वो है, एक अच्छे उस्ताद की पहचान पूछी जा रही है कि एक अच्छा उस्ताद वो है जो ईमानदार हो, फर्ज शनास हो, यानी अपने ओहदे को पहचानता हो, सच्चा हो और वक्त का पाबंद हो। एक अच्छे उस्ताद की पहचान। अब चूंकि इनमें से सभी नहीं दिया है तो इसमें से कोई एक चुनना है आपको। भाई साहब वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग। देखिए एक अच्छा उस्ताद, अब देखिए ये बात आपको लग रहा कि अगर ईमानदार हो अगर काट देंगे तो क्या वो बेईमान होना चाहिए? चलिए, सच्चा हो यानी सच्चा नहीं हो ये होगा, या फर्ज शनास हो, या वक्त का पाबंद हो। एक बात बताइए, चारों ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, लेकिन कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दे भाई, अरे लाइक कर दे। इतना आसानी से आपको समझा रहा हूं ना, आप क्वेश्चन को छोड़ के कभी भी नहीं भागिएगा। अच्छा उस्ताद कौन होता है? अच्छे उस्ताद की अब तक नहीं आया है आंसर सही। वक्त का पाबंद, अच्छा चलिए ठीक है, वक्त का पाबंद एक उस्ताद है, वक्त पर आ गया, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहा है कि उसको क्या पढ़ाना है ना। पूरे दिन स्कूल में बैठा हुआ है ना, लुटियन भैंस बना हुआ है। आपने सोचा होगा ना किसी को, अरे ये तो क्या है, चल रहा है तो चल रही है गाड़ी, छोड़ दो। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर एक अच्छा उस्ताद फर्ज शनास होगा यानी अपनी जिम्मेदारी को वो पहचानता होगा, अपने ओहदा और मनसब को वो जानता होगा, तो उसके अंदर ईमानदार ही होना इसी के अंदर आ जाएगा। और वो वक्त का पाबंद, जबकि एक आदमी फर्ज शनास होगा, अपनी जिम्मेदारी को वो जानता होगा, तो वो वक्त का पाबंद हो ही जाना है उसको, तभी तो वो फर्ज शनास होगा, और ईमानदार भी होगा और सच्चा भी होगा। इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा साथियों 30 नंबर का, वो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए एक बात समझिए, जिस तरह अभी हमने 30 क्वेश्चन आपको कराए, आपने देखा होगा कि साथियों इसके दो रूप आपको हमने दिखाया। एक था 15 नंबर का आपका पैराग्राफ, और दूसरा साथियों आपका था 15 नंबर का पेडागोजी। इस 15 में भाई 15 आपका आना है हर हाल में, इस 15 में 14 का सवाल नहीं है। ये वाला जो 15 होगा, इस 15 में अगर आप मान लीजिए 14 ले आएंगे 29 नंबर होगा, इस 15 में 13 ले आइएगा 28 नंबर होगा, इस 15 में 12 ले आइएगा 27 नंबर होगा, इस 15 में 11 ले आइएगा साथियों 26 नंबर होगा, इस 15 में 10 ले आइएगा 25 नंबर होगा। यही 15 में घटेगा बढ़ेगा आपका। बाकी ये वाला 15 सेम आपका पूरा का पूरा ले आएंगे आप।
कैसा लगा आज का सेशन एक बार कमेंट करके बताइए। अगर आप जिस रास्ते पर निकल गए हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, और पता है एक चीज मैं बताता हूं आपको, आज रात रिजल्ट आने वाला है बीपीएससी टीआरई 2.0 का, है ना, बिहार में जो शिक्षक बहाली चल रहा है दूसरे फेज का। और देख लेना जीएस ऑनलाइन के कितने सारे स्टूडेंट कामयाब होंगे। वो न किसी बड़े संस्थान से जुड़े थे, उनके पास माँ बाप ने न पैसा दिया था, वो कोई बहुत बड़े मालदार बाप के बेटे नहीं थे, वही टूटी फूटी मोबाइल जो आपके पास है, इसी संसाधन से वो भी साथियों सीटेट पास करके, बीपीएससी का तैयारी करके, इसको पास करके आप वो नौकरी ले लेंगे। इसलिए साथियों, समस्या अगर आपके पास है, दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वो इस बात की दलील है कि अगर आप डटे रहोगे, डटे रहोगे, अपने काम से पीछे नहीं हटोगे, तो कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। इसलिए आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं, मेहनत से, दिल लगन से और जी जान लगा के तैयारी कीजिए। आप अपना 100% दीजिए, तैयारी पर फोकस कीजिए। आप ये बात भूल जाइए कि हमको एग्जाम पास करना, आप ये बात कीजिए कि हम ऐसी तैयारी करेंगे कि इसी तैयारी से हमारा अगला भी एग्जाम निकल जाए। चूंकि सीटेट के बाद फिर आपको दूसरा एग्जाम देना होगा, तो इसीलिए आप उस ढंग से तैयारी करेंगे। हम लोग होता है क्या कि चलो आज वीडियो देख लिया ना, दूसरा दिन चलो घूम लेते हैं, ऐसा नहीं करना। अपना एक रूल और रेगुलेशन, अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि हम इस टाइम में खाएंगे, इस टाइम में सोएंगे, इस टाइम में पढ़ेंगे, तब आप कामयाब होइएगा। आप मनमानी चाहिएगा कि जिस दिन चाहिए क्लास कर लेंगे, जिस दिन नहीं, तो आप जिस दिन क्लास कीजिएगा उस दिन आपको अच्छा लगेगा, जिस दिन नहीं कीजिएगा तो उस दिन थोड़ी आपको कुछ समझ में आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और देखिए, मंजिल आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए। कभी उन लोगों का भी वीडियो सुनिए जो लोग कामयाब हुए हैं, कितनी कमी थी, कितनी गरीबी थी, कितने दुश्वारियां थी, उन सभी को उन लोगों ने झेला और उनको कामयाबी मिली। हमारे यूट्यूब पर भी कितने सारे वीडियो पड़े हैं, कभी उनका चेहरा देखिए, आपसे खराब चेहरा लगेगा, आपसे खराब कपड़ा उनको लगेगा आपको, लेकिन उन लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तो आप भी कामयाब हो। चलें, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।